नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू कार्तिकेय 2 का। बहुचर्चित फिल्म है, लोग बड़ी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं एक बार पुनः प्रतीक बोराडे जी, जिन्होंने कल ही ये फिल्म देखी है। स्वागत है आपका प्रतीक जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो इस कार्तिकेय फिल्म का लोग बड़ी व्यग्रता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमारे यहाँ तो इसको भी स्क्रीन ही नहीं मिली है, केवल एक शो हो रहा है पूरे जयपुर में। मुझे लगता है कि लोग, जो मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई और शो दीजिए और शो दीजिए। और जब ये पूरी तरह से पिट चुकी है, आपके लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, इनके 2-2 हज़ार स्क्रीन रोज कैंसिल हो रहे हैं, तब भी इसको स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है। तो आप बताएं कार्तिक के बारे में। मतलब स्क्रीन्स की बात करूं तो शुरुआत में तो इसे केवल 50 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। 50 से 55 कुछ बहुत ही कम स्क्रीन्स पर हिंदी में रिलीज किया था। उसके बाद में फिर 200 हुई, 250 हुई और उसके बाद 400। और अभी मैंने जितना देखा करीब 600 के करीब स्क्रीन्स इसे ऑलरेडी अभी मिल चुकी है, या उससे भी ज्यादा कुछ अभी शोज बड़े हैं मैंने देखा है। और मंगलवार से यानी कल से और ज्यादा शोज बढ़ रहे हैं। तो हाँ, शोज इंक्रीज हो रहे हैं। जो मेन मेन सिटीज है वहां पर तो काफी सारे शोज मैंने इंक्रीज होते हुए देखा है, जैसे कि दिल्ली हो, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, बड़े बड़े शहरों में काफी सारे शोज इंक्रीज हुए हैं। दूसरी जगह पर अभी तक आप जैसे जयपुर का कह रहे हैं, मैंने वहां का चेक नहीं किया, पर ऐसी आशा करते हैं कि आगे जाकर कल से शायद स्क्रीन और बढ़ेंगी मेरे ख्याल से। कुछ कुछ एक जो मल्टीप्लेक्स है उन चेन, उनके पिछली फिल्मों के साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कुछ साइन किया था। इस कारण से शायद सोमवार तक वे दूसरी किसी फिल्म को स्क्रीन नहीं दे पा रहे थे। और मैंने देखा है कि उस मल्टीप्लेक्स चेन में कल से फिर उन्होंने कार्तिकेय 2 को काफी सारे शोज दिए हैं। तो शायद उनका कुछ पहले सोमवार तक होगा कुछ कि जब तक ये पूरा वीकेंड है तब तक आप दूसरी किसी फिल्म को या हमारे जो शोज है वो नहीं दे सकते, ऐसा कुछ होगा शायद। तो कल से मैंने देखा है काफी सारे शोज इंक्रीज हो रहे हैं मंगलवार से। जी। बाकी हाँ, पूछिए। फिल्म के बारे में बताएं। फिल्म के बारे में मैंने 13 तारीख को ही फिल्म को देखा। हमारे यहाँ पर भी उस दिन एक भी शो नहीं था हमारे शहर में। और अभी मैंने चेक किया तो कम से कम 15 से 20 शोज इसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो काफी सारे शोज इंक्रीज हो गए हैं, पर मैं हमारे यहाँ पर नहीं था। तो मैं करीब 250 किलोमीटर ड्राइव करके गया था देखने के लिए। बिल्कुल रात का मैंने शो देखा था और मुझे पर्सनली फिल्म पसंद आई थी। पिछले पार्ट की अपेक्षा बिल्कुल ही डिफरेंट ये फिल्म है। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दर्शक, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आपने अगर पिछला पार्ट नहीं भी देखा है तो भी आप डायरेक्टली इस फिल्म को देख सकते हैं। और पिछले पार्ट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, और कंसेप्ट या कहानी की दृष्टि से भी ये फिल्म बहुत बहुत ज्यादा अलग है। फिल्म की शुरुआत, एक संक्षेप में अगर मैं कहानी कंसेप्ट बताऊं, तो फिल्म की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन से होती है, जहां पर वे जंगल में मतलब शास्त्रों में जो एक आता है कि तपस्या कर रहे होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं। फिल्म में उन्हें बांसुरी बजाते हुए दिखाया है और वहां पर एक शिकारी का तीर उनके अंगूठे में आकर लगता है। जिसके बाद में प्रलय आता है, पूरी की पूरी द्वारिका नगरी पानी के नीचे समा जाती है। और इस बीच में फिर भगवान श्री कृष्ण ओधव को अपने पैरों का एक आभूषण, जिसे हम कड़ा कह सकते हैं, वे ओधव को देते हैं। और ये जो आभूषण है वो कहीं पर है अभी छुपाया हुआ, कहीं पर रखा हुआ बहुत गुप्त तरीके से। और उस आभूषण का जो फिल्म का लीड कैरेक्टर है डॉक्टर कार्तिकेय का, उसके साथ में उसका कुछ कनेक्शन है आज के समय में, वर्तमान में। और अभी एक बहुत बड़ी त्रासदी पूरे विश्व में आने वाली है, और वो आभूषण, उस आभूषण के द्वारा इस त्रासदी को रोका जा सकता है। तो डॉक्टर कार्तिकेय का उसके साथ में क्या कनेक्शन है? एक सीक्रेट सोसाइटी, एक सीक्रेट ग्रुप यहाँ पर दिखाया है, जो कुछ साइंटिस्ट की तरह है, या पुरातत्व विशेषज्ञ है, कुछ ऐसे लोग जो पुरानी सभ्यताएं, पुराने अवशेष वगैरह उनकी जांच करते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति है जो ईमानदारी से इस आभूषण के बारे में कुछ खोज कर रहा होता है। तो ये सब बातें कैसे इंटरलिंक्ड है, ये कैसे जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ में, ये फिल्म में हमें दिखाया गया है। और डॉक्टर कार्तिकेय का जो कैरेक्टर है वो शुरुआत में थोड़ा सा उसे मतलब ज्यादा तर्क करने वाला दिखाया है। ऐसे किसी भी रीति रिवाज में या श्रद्धा में, भक्ति में वो विश्वास नहीं रखता है, और किसी का अपमान भी नहीं करता है, इस प्रकार से दिखाया है। पर फिल्म के एंडिंग में वो कैरेक्टर खुद लोगों के सामने आकर कैसे कहता है कि भाई, हम जिसे आजकल लोग जिसे माइथोलॉजी कहते हैं, वो माइथोलॉजी नहीं है, हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है।
ये वो कैरेक्टर खुद लोगों के सामने आकर कहता है। तो उसमें ये चेंज कैसे आता है, तो ये भी उस कैरेक्टर की जर्नी फिल्म में साथ में हमें दिखाई गई है। ओवरऑल फिल्म एंगेजिंग थी, शुरुआत से अंत तक कहीं पर भी आपको फिल्म बोर नहीं करेगी। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। धीरे धीरे फिल्म हमारी उत्सुकता भी बढ़ती जाती है। और फिल्म का जो सबसे बड़ा एक कहे आकर्षण जो था, वो है अनुपम खेर जी का पात्र। ये आपने जितने भी ऑनलाइन रिव्यूज है, आप सब जगह पर जाकर देख लीजिए, पब्लिक रिएक्शन जाकर देख लीजिए, सब जगह पर सबने यही कहा है कि अनुपम खेर जी का 5 मिनट का जो केमियो है, वहां पर वे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वो इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है। और मतलब हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार है। प्रभु श्री जी, जी। रामचंद्र जी को भी पूर्णावतार नहीं कहा जाता, पर भगवान जी श्री हाँ। कृष्ण को पूर्णावतार कहते हैं। और उनमें 64 की 64 विद्याएं, 64 कलाएं उनके अंदर थी। तो उसमें से हुँ। कुछ कलाओं का केवल वर्णन अनुपम खेर जी का पात्र वहां पर फिल्म में करता है। तो भी वो सुनकर बिल्कुल हमें एक बिल्कुल प्राउड फील होता है, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो एक रोमांच हो आकर्षण जाता है। हाँ, तो वो एक आकर्षण है फिल्म का, बढ़िया था। हालाँकि उस सीन में मतलब अनुपम खेर जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को हिस्ट्री मानते हैं। उन्होंने सच में मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया था। वे कोई पुराणों का केवल एक पात्र नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। ये अनुपम खेर वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो उसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी जोड़ा जा सकता था अनुपम खेर जी की उस संवाद में, स्पीच में। जैसे कि एएसआई का जो 1980 का सर्वे है, बहुत सारी बातें हैं, आज भी अवशेष मिलते हैं द्वारिका नगरी से जुड़े हुए। तो उन बातों को अगर थोड़ा-सा और ऐड करते तो ज़्यादा मुझे ज़्यादा वो और इम्पैक्टफुल होता। मैं उस सीन को और देखना चाह रहा था, अनुपम खेर जी के उस एक दृश्य को। पर फिर भी वो एक बहुत बड़ा आकर्षण है फ़िल्म का। और मैं आप सभी से कहूँगा कि ये फ़िल्म थिएटर में देखने जैसी ही है। आप बिल्कुल भी इसे मिस नहीं कर सकते। और इसके कास्टिंग और स्टोरी टेलिंग कैसी है? स्टोरी टेलिंग कुछ जगहों पर थोड़ी-सी ओवर ड्रामेटिक हो जाती है, पर एक थिएटर एक्सपीरियंस की दृष्टि से मतलब वो हमें ठीक, मतलब उन बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं। कुछ-कुछ जगहों पर जो कुछ सीन्स थोड़े से इलॉजिकल लगते हैं, जैसे कि एक सीन में पुलिस स्टेशन से भागने का सीन है। वहाँ पर काफ़ी बड़ा पुलिस स्टेशन दिखाया है और पुलिस स्टेशन के गेट पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में है और ट्रॉली को गेट पर सटाकर फिर वो ट्रैक्टर से भागते हुए दिखाया है। कार्तिकेय और फ़िल्म की जो लीड एक्ट्रेस है उन्हें। अब पुलिस कोई भी आकर बाइक पर ट्रैक्टर का पीछा कर सकता था, ट्रैक्टर को इतना तेज़ी से दौड़ता भी नहीं है, तो वो जो एक भागने का सीन था, वो थोड़ा-सा और बेटर हो सकता था, उसकी जगह कोई और दूसरी गाड़ी, कार वगैरह दिखानी चाहिए थी। या फिर फ़िल्म के सेकंड हाफ में एक बर्फ से जमी हुई नदी दिखाई है पूरी की पूरी, उस पर गाड़ी, फोर व्हीलर जीप दिखाई है, उससे उन्हें भागते हुए दिखाया है। तो ऐसे कुछ सीन्स थे, वो थोड़े से ओवर ड्रामेटिक लगते हैं, उन्हें थोड़ा और रियलिस्टिक वे में दिखाया जा सकता था। और एक और बात, चलो इन बातों को भी अगर हम इग्नोर कर दें, तो भी एक जो मैं पर्सनली और चाह रहा था फ़िल्म से कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर फ़िल्म को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए था। जैसे कि मैंने एएसआई सर्वे की जो बात की, मैंने फ़िल्म देखने से पहले ये ऐसा मैं सोचकर गया था कि समुद्र के नीचे जो द्वारिका नगरी मिली हुई है, उसके ही इर्द-गिर्द कुछ ना कुछ कहानी घूमेगी। वहीं पर कुछ ना कुछ वो एक्सप्लोरेशन, वहाँ पर कुछ खोजने के लिए शायद वो जाएँगे, ऐसा मुझे लगा था। पर उसका कहीं पर भी फ़िल्म में उल्लेख नहीं मिलता और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कार्तिकेय 3 में उसका उल्लेख आएगा, क्योंकि फ़िल्म की एंडिंग उन्होंने जिस प्रकार से की है, वहाँ पर समुद्र के नीचे के रहस्यों की उन्होंने कुछ बात की है। मतलब फ़िल्म के एंडिंग में ऐसा बताया है कि कार्तिकेय 3 भी आएगी और उसमें समुद्र के नीचे के रहस्यों की वो खोज करेंगे, ऐसा उल्लेख आता है। तो शायद थर्ड पार्ट में वो उन बातों को दिखाएँगे। पर ओवरऑल हाँ। फ़िल्म एंगेजिंग है, कहीं पर भी हमें निराश नहीं करती, भले ही कुछ जगहों पर थोड़ी-सी ओवर द टॉप लगती है, पर उन बातों को बिल्कुल हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे कल्चर का रिप्रेजेंटेशन फ़िल्म में हमें देखने को मिलता है, वो इससे पहले मतलब तेलुगु फ़िल्मों में तो हम देख सकते हैं, पर बॉलीवुड में तो ऐसा हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता। अगर मैं उदाहरण दूँ, तो डॉक्टर कार्तिकेय की जो माँ का पात्र है, फ़िल्म की शुरुआत में ही जो देखिए वासुदेव और नंदी घर के बाहर आते हैं, आज भी गाँव में अगर हम देखेंगे तो बारिश से पहले नंदी को लेकर के आते हैं, महाराष्ट्र में तो अभी भी आते हैं और नंदी को फिर धान्य आदि दिया जाता है जो वासुदेव उनके साथ में होते हैं और उनसे कुछ पूछा जाता है, जो भी मन की बात होती है नंदी से। तो वो एक सीन शुरुआत में दिखाया है, नंदी घर के बाहर आते हैं, उनकी माँ उनकी जिस प्रकार से पूजा करती है, अनाज देती है। तो ये जो कल्चर की जो छोटी-छोटी बातें, बड़े रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने उन बातों को दिखाया है। इसके साथ ही कार्तिकेय की जो माँ है, उसे एक जगह पर सत्संग में जाते हुए दिखाया है। एक कथा होती है भगवान श्री कृष्ण, जो एक भागवत सप्ताह जैसे हम जिसे कह सकते हैं, वो कथा में जाते हुए दिखाया और उस बात को बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने दिखाया है।
ये बातें तो आजकल हमेशा से ही हम जो कहते हैं कि कुछ किसी कथा में जाना, राम कथा में जाना या किसी श्रीमद् भागवत पुराण की किसी सप्ताह में जाना, इन बातों को हमेशा ही नेगेटिव वे में ही दिखाया जाता है। पर इन सब बातों को बहुत पॉजिटिवली फ़िल्म में उन्होंने दिखाया है। जी, और जो हीरो-हीरोइन जो है, हीरो तो निखिल सिद्धार्थ हैं, हीरोइन कौन है? हुँ। परमेश्वरन उनका सरनेम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी। 1 मिनट में आपको 1 मिनट में कार्तिकेय टू परम ए से कुछ नाम है, अ से, परमेश्वरन अनुपमा नहीं, सॉरी, 1 मिनट। हुँ। परमेश्वरन, सॉरी, मैं नाम उनका भूल गया था। कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन इनकी एक्टिंग अनुपमा परमेश्वरन, वही नाम है उनका, अनुपमा अनुपमा परमेश्वरन ही पर नाम है उनका। इनकी एक्टिंग कैसी है? एक्टिंग दोनों की बढ़िया थी और मुझे जो बात पसंद आई, उन्होंने जबरदस्ती का लव स्टोरी पर फोकस नहीं किया है। अपने सीरियसली जो हाँ, कुछ वो खोज रहे होते हैं, जिस बात की खोज कर रहे होते हैं, उस पर उनका मेन फोकस था। हालांकि थोड़ा सा उन दोनों के बीच में आकर्षण उन्होंने सेकंड हाफ में दिखाया है, पर वो बहुत ही सटल वे में, हल्के फुल्के तरीके से, ज्यादा एक्सट्रीम वहां पर उनका फोकस नहीं था और ये बात मुझे उसकी पसंद आई। जी। न बाकी और जो इसके टेक्निकल पहलू हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? टेक्निकली फिल्म जो एक कुछ एनिमेशन वाला जो पार्ट उन्होंने फिल्म में दिखाया है, जो भगवान श्री कृष्ण से या उद्धव को वे जहां पर वो आभूषण देते हैं, या ये पूरा पार्ट उन्होंने एनिमेटेड तरीके से दिखाया है और वो एनिमेशन भी बढ़िया था। फिल्म का बजट काफी कम है, मैंने देखा कि केवल 15 करोड़ के आसपास का बजट है और उतने बजट में ही उन्होंने काफी अच्छा एनिमेशन फिल्म में दिखाया था। और ये मुझे पसंद आया कि उन्होंने वो इतिहास वाला जो भी पार्ट है वो पूरा एनिमेटेड उन्होंने दिखाया है। और कुल मिलाकर फ़िल्म बनाने के पीछे की जो भावना थी, वो एक शुद्ध भावना के साथ में फ़िल्म को बनाया गया है। कुछ जगहों पर जो एक अंधश्रद्धा वाला पार्ट है, उसे भी उन्होंने एड्रेस किया है। जैसे कि एक गाँव दिखाया है, जहाँ पर एक महिला को कुछ चुड़ैल मानकर कुछ लोग एक तांत्रिक क्रिया करने वाले एक बाबा के पास में वो लेकर के जाते हैं और उसको वो भूत भगाने का कुछ वो कर रहे होते हैं। तो इन बातों को फ़िल्म में क्रिटिसाइज़ भी किया गया है। यानी असली हमारी आस्था क्या है, भक्ति क्या है, उसको भी ये फ़िल्म दिखाती है प्राउड के साथ में। और जो कुछ ऐसी अंधश्रद्धा तांत्रिक वगैरह है और वैसे भी काला जादू, तांत्रिक वगैरह, इन सब बातों को हमारे धर्म में निषिद्ध ही माना गया है। तो उसको भी ये फ़िल्म क्रिटिसाइज़ करती है साथ में। और फ़िल्म के एंडिंग में जो एक गुप्त जगह उन्होंने दिखाई है, जहाँ पर कई सारे सांप होते हैं, डॉक्टर कार्तिकेय का जो कैरेक्टर है वो वहाँ पर जाता है। वो एक पार्ट भी मुझे फ़िल्म में इंटरेस्टिंग लगा। ओवरऑल मतलब एक एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फ़िल्म है, जो हमें शुरुआत से आखिर तक अपने साथ में बाँध कर रखती है और बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में आप इस फ़िल्म को देख सकते हैं। मैंने तो देखा कि कई सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके रिएक्शन में देख रहा था। वो मतलब खुद होकर कह रहे हैं कि भाई ये केवल एक कोई काल्पनिक कथाएँ नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो ये जो बच्चे फ़िल्म देखकर आकर कह रहे हैं, ये देखकर हमें सच में प्राउड फ़ील होता है। तो ये इस फ़िल्म ने अचीव किया है, अच्छी बात है और भले ही आपने फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखा हो, तो भी आप इस फ़िल्म को देख सकते हैं। जी, तो आप इसको कितने अंक देंगे 10 में से? मैंने तो 8.5 स्टार्स दिए थे और वही मैं अपना अभी भी रखना चाहूँगा। और स्टार्स को लेकर मैं क्या एक और बात कहना चाहूँगा, आईएमडीबी पर जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, तो जी। शुरुआत में 9.6 की रेटिंग थी और करीब हुँ। 2 ढाई हज़ार लोगों ने वोट किया हुआ था। तो ये मैंने पहले दिन 13 तारीख को शाम को मैंने ऐसा ही एक वीडियो रिलीज़ किया था पब्लिक रिएक्शन बताने के लिए। तो तब तक तो 9.6 रेटिंग थी। पर जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया, पब्लिक से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे। उसी हाँ। रात को करीब 1200 से 1500 लोगों ने 1 स्टार रेटिंग दे दी उसको, उसी रात को। और अभी उसकी रेटिंग वो नीचे लेकर के आए हैं, और 6.7 तक लेकर 7.2 के आए। चल रही थी, अभी देखा था मैंने 7 हाँ, पॉइंट। थोड़ी थोड़ी देर तो पहले तो 6.2 भी थी। तो मतलब बॉलीवुड काफ़ी अंदर से डरा हुआ है और लेकिन जानबूझकर ये किया है। बॉलीवुड का कुछ नहीं हो सकता, बॉलीवुड इज़ फिनिश्ड। या बॉलीवुड हुँ, जो है वो अभी मैं देख रहा था, कमाल खान ने एक सजेशन दिया, वो मुझे बहुत पसंद आया कि अगर हुँ। बॉलीवुड को ज़िंदा होना है, तो वो हिंदी फ़िल्में जो है वो हिंदी में बनाना शुरू करे। स्क्रिप्ट भी हिंदी में लिखे और जो उनके डायलॉग्स हैं, जो उनके कलाकारों को दिए जाते हैं, वो भी हिंदी में लिख के दें और जो कलाकार हैं, वो भी हिंदी सीखें। वो अंग्रेज़ी में अगर हिंदी नहीं सोचे। इतना भी अगर उन्होंने कर दिया ना, मेरे ख्याल से बॉलीवुड के 90% एक्टर्स को घर बैठना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी बड़े-बड़े, हाँ, बड़े-बड़े मेन स्ट्रीम जितने भी एक्टर्स हैं ना, जिन्हें ए लिस्टर कहा जाता है मेन स्ट्रीम, उनमें हाँ। से किसी को हिंदी पढ़ना नहीं आता। ये खुद नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि इन लोगों को हिंदी पढ़ना तक नहीं आता। बोलना भी, अगर आप कॉफ़ी विद करण अगर देखेंगे ना करण जौहर की,
उनकी वो लैंग्वेज सुनकर ही क्रिंज फील होता है, इतना गंदा लगता है अंदर से, वो इतनी फेक इंग्लिश एक्सेंट में जो बातें करते हैं, इतना शो ऑफ करते हैं, और मतलब ये सब के सब इतने एलिट, जिन्हें हम कह सकते हैं ना, सो कॉल्ड एलिट, जिन्होंने अपने आप को बहुत ही कुछ ऐसे दिमाग में उनके भर गया है कि हम कुछ है, तो बिना योग्यता की जब बातें मिल जाती है और जब बस तोते की तरह अंग्रेजी में बात करना आ जाता है ना, बस इतना ही उनके जीवन की अचीवमेंट है, तोते की तरह अंग्रेजी में बात करना, इसके अलावा अंग्रेजी भी अच्छी वाली नहीं आती, अंग्रेजी भी वही और आती है। बहुत बहुत गंदा फील होता है। मैं तो कभी वो गलती से मैंने कॉफी विद करण का कुछ एक यूट्यूब पर क्लिप देख ली थी, बहुत गंदा फील होता है वो सुनकर ही, इतना एरोगेंस लगता है ना उनकी भाषा में, वो देखकर सुनने का ही मन नहीं करता। जी, तो अब फिर हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बार पुनः दर्शकों को याद दिला दें कि प्रतीक बोराड़े जी ने कार्तिकेय 2 को 8.5 साढ़े 8 अंक दिए हैं 10 में से। तो ये निश्चित रूप से सभी के लिए यह फिल्म न केवल देखने वाली है, अपितु स्ट्रांगली रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, प्रतीक जी की तरफ से, जयपुर डायलॉग्स की तरफ से। इस फिल्म को अवश्य देखें, और इसका एक अतिरिक्त जो मैं कहूँ कि उत्साह ये भी होगा कि बॉलीवुड के एक ज़बरदस्त तमाचा और लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम। थैंक यू सर।